वन रैम्बो हॉरिजॉन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी के सीरीज और पॉलिटी के सीरीज की ये है पार्ट नंबर 1। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपको 20 पार्ट्स मिलेंगे जिसमें टोटल 1000 पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो आइए शुरू किया जाए अपने सीरीज के पहला क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा प्रश्न ये है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, बिल्कुल नहीं। PT नेहरू, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर है MN राय। देखिए, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये जो प्रस्ताव है 1934 में इन्होंने रखा था। उसके बाद ये 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे इसकी मांग रखा संविधान सभा की, और इस तरह 1949 में यानी कि 1949 में संविधान सभा की क्या हो गई, गठन हो गई। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है मानवेंद्र नाथ राय। आइए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि भारतीय भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए की बात करें कि राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में राज्यों के अधिकारों को सीमित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें तो छांटना है गलत है, कौन सा गलत है। दूसरा, केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है, जो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादा क्या है, ये पावर इसके पास ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संघीय ढांचे के साथ एकात्मक झुकाव है, बिल्कुल ढांचा तो संघीय है लेकिन झुकाव एकात्मक है, बिल्कुल सही बात है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो हमारा बिना देखे ही हम क्या कहेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि डी फॉर देवसेना। आइए बढ़ते हैं हम तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस है वो याद रखिए कि इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था, अपनाया गया था। तो जिस दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया तो इसी इसी दिनों को हम संविधान दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी, आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो आइए बढ़ते हैं हम तीसरे चौथे प्रश्न पे कि प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट डज द पीपुल ऑफ सिग्निफाई इन द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। तो सेवरिटी लाइज विद द पीपुल, विद द पीपुल, विद द पार्लियामेंट, विद द प्रेसिडेंट, विद द जुडिशरी। तो याद रखिएगा विद द पीपुल है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नागरिक ही सर्वोपरि है, राजनीतिक शक्ति के स्रोत है, जो अपनी ओर से शासन करने के लिए प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो विथ द पीपुल इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि इन विच केस वाज द प्रीएम्बल डिक्लेयर्ड एज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि केशवानंद भारती मामले 1943, यानी कि 1973 केशवानंद भारतीय केस में। याद रखिएगा कि 1960 की बात है। बेरू बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये प्रियम्बल है यानी कि जो प्रस्तावना है
वह कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वही 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि अपने ही मामला को क्या पलट दिया था और ये बताया कि नहीं, ये जो प्रियम्बल है संविधान का ही क्या है, अभिन्न अंग है। तो याद रखिएगा, बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था कि अंग नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, जो हमारा प्रस्तावना है वो सभ्य संविधान का ही अभिन्न अंग है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर, नहीं, क्योंकि 26 नवंबर को तो अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी 2 अक्टूबर बिल्कुल नहीं, 15 अगस्त बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, यानी कि इसका आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, एक बार और इसको देखते हैं कि क्वेश्चन को समझिए, कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसका राइट आंसर होगा के एम मुंशी। के एम मुंशी यानी कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी को हम ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो के एम मुंशी थे, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, यानी कि संविधान सभा के जो सदन में हाउस ऑफ कमेटी है, अध्यक्ष है, तो सीता रमैया के साथ इनमें भ्रम होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का राइट आंसर है। बहुत बार ऐसा आंसर होता है कि सीता रमैया, भी लोग इसका आंसर कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर होगा के एम मुंशी होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस स्टाफ कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल नहीं, के एम मुंशी बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है? तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बिल्कुल है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये भी सही है। सार्वभौम, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। पूछा है कि इज अ नॉट पार्ट, यानी कि प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो है वह प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन द बैरोड फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संविधान है वह कितने देशों से लिया गया है, या कितने अ, देशों से अडॉप्ट किया गया है, बैरोड लिया गया, उधार लिया गया है। ठीक है, तो
5 कंट्री बिल्कुल नहीं, 8 कंट्री बिल्कुल नहीं, 10 कंट्री, कभी कभी ये ऑप्शन हो सकता है 10 कंट्री। अगर ये ऑप्शन में अनेक देश यानी कि मल्टीपल कंट्री अगर न दिया हो तो हम 10 देश को मान सकते हैं। अगर मल्टीपल कंट्रीज दिया हो तब हम ऑप्शन, उस स्थिति में हम सी को नहीं क्या लगाएंगे, डी को लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं, नंबर 12 को देखते हैं कि ऑन द 31 दिसंबर 1947 विच प्रोविंस हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो अगर आपके विकल्प में यानी कि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश अगर न दिया हुआ है तो मद्रास हम ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि मद्रास में 49 मेंबर थे। यदि ऑप्शन में यूपी है जिसको प्रोविंस कहा जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूपी से ही थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन विच रिपोर्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नेहरू रिपोर्ट, मोर्टिंगस चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो इंडियन एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन विच रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट यानी कि साइमन कमीशन रिपोर्ट। अब थोड़ी सी डालते हैं नज़र इनके बारे में कि देखिए 1935 के अधिनियम का जो प्रांतीय भाग काफ़ी हद तक जो हम देखेंगे कि वो साइमन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था। अगर हम बात करें श्वेत पत्र की या गोलमेज सम्मेलन की, तो श्वेत पत्र जिसको 90 जिसको हम वाइट पेपर बोलते थे, श्वेत पत्र जिसको वाइट पेपर, यानी कि ये 1933 में जिसके बाद लॉर्ड लिंथी गो की अध्यक्षता में संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट द्वारा संशोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 1930 से लेकर 1932 में यह अधिनियम में 3 गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का परिणाम भी शामिल थे। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अगर विकल्प में साइमन कमीशन रिपोर्ट है तो वही इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 14 पे। फ्रॉम विच कंट्री वाज द फीचर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बैरोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि फ्रॉम विच कंट्री वाज द फीचर ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बैरोड इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सीधा आपका बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। देखिए भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की हम बात करें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स जो विशेषता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर थोड़ी सी और फैक्ट की बात किया जाए कि जो संविधान के जो पार्ट है, यानी कि पार्ट 13 भाग 13 में आर्टिकल 301 से लेके 307 तक इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और वर्णन किया गया है। तो इसमें कुछ बातें हमने ये सीखा कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह हमारे संविधान के भाग 13 के आर्टिकल 301 से लेके 307 में शामिल किया गया है। और कुछ बातें हम जान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से कनकरेंट लिस्ट भी लिया गया है, समवर्ती सूची भी लिया गया है, और सदन की दोनों सदनों में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सीटिंग। अब दो बातें और हम सब सीखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है क्या फीचर
ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा क्या है कि ज्वाइंट जो सीटिंग है, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग यहीं से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो दो तीन बात याद रखिएगा, संविधान के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बैरोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आइए इन क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी बहुत फैक्ट भी हम लोग जानते रहें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में आर्थिक संघीय शासन प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ फाइनेंस की विशेषता किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन, एकदम नहीं। इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा से क्या किया गया है? लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना यानी की विशेषता किस देश से लिया गया है? यानी कि 5 ईयर प्लान। फ्रॉम विच कंट्री वाज दिस फीचर अ 5 ईयर प्लान बैरोड इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका, एकदम बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन नहीं। फ्रांस, बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसएसआर। अब इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया है? रूस हो गया। पहले इसका नाम क्या था? यूएसएसआर था। तो 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में जो 5 ईयर प्लान है वह किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा यूएसएसआर से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 पे, कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में इस समय लगभग 22 भाषाएं शामिल है। इसका राइट आंसर होगा सी, लगभग 22 भाषाएं शामिल है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर द इंक्लूडेड इन दिस 18th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो कितनी भाषाएं शामिल है? तो लगभग 22 भाषाएं शामिल है। 22 भाषाओं का नाम हम देख सकते हैं कि एक तो असमिया है, उसके बाद बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, इस तरह करके 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 22। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ द शेड्यूल्स and they are in the Indian constitutions at the present, at present की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा ये विकल्प थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। इस समय जो पार्ट है यह 25 है, एट प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हम अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो 12 है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 470 इस समय लगभग आर्टिकल है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? व्हाट इज द कंटेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखेंगे
कि भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची यानी कितनी टोटल अनुसूचियां हैं एट प्रेजेंट में, तो एट प्रेजेंट में लगभग 12 अनुसूची दिया गया है, 12 शेड्यूल है। कितने पार्ट हैं, तो लगभग 25 पार्ट है। कितने आर्टिकल हैं, तो लगभग 470 नियर अबाउट आर्टिकल है। तो देखिए अनुसूची 1 में है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र की सीमाओं का विवरण दिया गया है, मतलब सीमाओं का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20 पे, कि भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किससे संबंधित है, यानी कि द सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेट टू राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन से, संसद के कार्यवाही से, न्यायपालिका की शक्तियों से, चुनाव आयोग की संरचना से। तो संसद की कार्यवाही से बिल्कुल नहीं, न्यायपालिका के शक्तियों से भी नहीं, चुनाव आयोग की संरचना से नहीं। तो राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन से। यानी कि जो द्वितीय शेड्यूल है वह वेतन से संबंधित है, याद रखिएगा, वो वेतन यानी कि सैलरी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कि तृतीय अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो तृतीय अनुसूची में न्यायपालिका की संरचना बिल्कुल नहीं, संसद की शक्तियां, मौलिक अधिकार नहीं, ऑथ एंड अफर्मेशंस यानी कि शपथ और प्रतिज्ञाएं इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, क्योंकि अनुसूची 3 यानी कि त्रिशूल जैसा कुछ फिगर, अनुसूची 3। अब इसे याद रखने का एक और तरीका हो सकता है कि ये रहा शंकर जी का त्रिशूल, तो त्रिशूल पे हाथ रख के कसम खाओ, तो शपथ यानी कि ओथ यानी कि प्रतिज्ञा है। तो शंकर जी के त्रिशूल देखेंगे तो ऐसे कुछ डिजाइन रहते हैं, तो इस त्रिशूल पर हाथ रख के शपथ खाओ, यानी कहने का मतलब है कि इसको हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि अनुसूचियां जो 3 हैं वह शपथ एवं प्रतिज्ञाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि चतुर्थ अनुसूची फोर्थ शेड्यूल किससे संबंधित है। तो पहला है राज्यों की सीटों का विवरण, लोकसभा की शक्तियां, न्यायपालिका की संरचना या मौलिक अधिकार। तो 4, तो यहाँ पर देखेंगे लोकसभा की शक्तियां बिल्कुल नहीं है, न्यायपालिका की संरचना ये भी नहीं है, मौलिक अधिकार ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राज्यसभा में सीटों का विवरण, एलोकेशंस ऑफ द सीट इन राज्यसभा, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो चौथी अनुसूची है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन, यानी क्या बोलते हैं, उच्च सदन, अपर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन। यानी कि जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें सीटों का विवरण दिया गया है, सीटों के बंटवारे यानी कि सीटों के आवंटन किससे संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। यानी कि फोर्थ अगर अनुसूची याद करना हो तो याद रखिएगा कि इस टॉपिक को 4 बराबर भागों में बांट दो, 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो हमारी फोर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस 25, पंचम अनुसूची यानी कि फिफ्थ शेड्यूल किससे संबंधित है। द फिफ्थ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, तो पांचवा अनुसूची हम देखेंगे मौलिक अधिकार से बिल्कुल नहीं, संसद की शक्तियों से बिल्कुल नहीं, न्यायपालिका से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन। याद रखिएगा, ATMM, AT यानी कि ए फॉर, देखेंगे हम कि ए फॉर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों
और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि अनुसूचित 6 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित 6 किससे संबंधित है? तो छठवीं अनुसूची जो है वो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासियों जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, पंचायत व्यवस्था से नहीं, आधिकारिक भाषाएं से नहीं, न्यायपालिका से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वही है ATMM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जो आदिवासी यानी कि जनजाति लोग हैं के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगर बात करें कि 6 इसका उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आदिवासी जो अनुसूचित 6 का उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं और भूमि अधिकारों की रक्षा कर उन्हें स्वशासन प्रदान करना, ऑटोनॉमी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कई बार इसका क्षेत्र पूछा जाता है तो याद रखिएगा ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम कह सकते हैं कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं और भूमि अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें स्वशासन प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अनुसूची 7 में क्या दिया गया है? तो अनुसूची 7 में क्या दिया गया है? तो अनुसूची 7 ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायक शक्ति यानी कि कानून बनाने के अधिकारों और जिम्मेदारियों का बंटवारा करना। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या करना? विभाजन करना इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा की संरचना नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं, न्यायपालिका का पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये सबसे आसान है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं क्या है? सूचीबद्ध है। अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में लगभग 14 भाषाएं थी। उसके बाद जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इस तरह से अब इस समय जो है वो टोटल 22 भाषाएं हैं सूचीबद्ध। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची 8 में क्या है, यानी कि अनुसूची 8 शेड्यूल 8 में क्या है। तो याद रखिएगा एक सेंटेंस है कि आई नो डैट 8 लैंग्वेज, मैं 8 भाषाएं जानता हूँ। तो 8 लैंग्वेज से याद रखिएगा कि अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित है। इस समय 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो हम देखेंगे यहाँ पर अनुसूची 9 की बात करें कि अनुसूची 9 में मुख्य रूप से भूमि सुधार, जिम्मेदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों का संरक्षण प्रदान करना है। तो अनुसूची 9 की हम बात करें तो कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्लोकन से बाहर रखे गए कानून से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा से, पुनर्लोकन से, न्यायिक प्लेस्ड बियॉन्ड टू द जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अनुसूची 10 ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अनुसूची 10 किससे संबंधित है। तो याद रखिए 10 से 10 अनुसूची 10 और 10 से दल बदल,
इसका राइट आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून से। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दल बदल से। राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल नहीं, न्यायिक न्यायपालिका ये भी नहीं, वित्त आयोग ये भी नहीं। तो देखिए अनुसूची 10 जो है वो दल बदल विरोधी कानून है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका उद्देश्य क्या था? आइए थोड़ा सा जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था। यह मुख्य रूप से उसका उद्देश्य था कि राजनीतिक लाभ या पद के लालच में एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराना, ताकि चुनी गई सरकार में स्थिरता बनी रहे। अच्छा, इसका उद्देश्य था कि यह मुख्य रूप से राजनीतिक लाभ या पद के लालच में एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराना, ताकि चुनी गई सरकार में स्थिरता बनी रहे। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखिएगा, अनुसूचित 10 इससे संबंधित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अरे 29 पे, सॉरी। अनुसूची 11 में कितनी विषय पंचायतों को सौंपी गई है? अनुसूची 11 में कितनी विषय, यानी कि 11 शेड्यूल में कितने विषय पंचायतों को सौंपी गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा डी, 29 सब्जेक्ट, यानी कि 29 जो सब्जेक्ट है वह पंचायतों को क्या किया गया है? सौंपी गई है। अब 29 इसका प्रमुख विषय हम कह सकते हैं। ये कब किया गया था? तो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 1992 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अनुसूची 11 में 29 भाषाओं को क्या किया गया था? जोड़े गया था। वो भाषाएं क्या हो सकती हैं? जैसे इसमें कृषि आ सकता है, भूमि एग्रीकल्चर, कृषि आ सकता है, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास के विषय शामिल है। आइए जानते हैं इनके उद्देश्य के बारे में। क्या है उसका उद्देश्य? क्या है इसका उद्देश्य? यह सकता है कि यह इसका मुख्य रूप से है कि पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जाए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अनुसूची 12 यानी कि 12 में नगर पालिकाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को 18, यानी कि ऑप्शन बी 18 विषय सौंपी गई है। याद रखिएगा, यानी कि अगर हम क्वेश्चंस बात करें अनुसूची 11 में विषय पंचायतों को 29, नगर पालिका यानी कि जो पंचायत है इनको 29 सब्जेक्ट सौंपा गया है, और जो नगर पालिका है, ठीक है, जो नगर पालिका है उनको 18 सब्जेक्ट सौंपा गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि 1947 में न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल रिव्यू एक्टिविटी शब्द किसने गढ़ा था? ये आंसर, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नहीं। जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल नहीं। न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थर स्लेसिंगर्स जूनियर। ये एक इतिहासकार थे और इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को गढ़ा था 1947 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पीआईएल, अच्छा क्वेश्चन है। पीआईएल का उद्भव किस देश को माना जाता है? यानी कि जनहित याचिका पीआईएल का उद्भव किस देश को माना जाता है? द ओरिजिन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कंसिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है यूएसए। भारत नहीं, इंग्लैंड नहीं, फ्रांस नहीं, यूएसए। पीआईएल का जो उद्भव यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब थोड़ी सी समझते हैं कि
1960 के दशक अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। 1960 के दशक में यूएसए में इसकी शुरुआत हुई। पीआईएल की उद्देश्य क्या होता है? अमेरिका में इसे उन समूह जैसे कि गरीब, अल्पसंख्यक या पर्यावरणवादी को कानूनी प्रतिनिधित्व देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे हितों से पहले अदालत में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। अब आता है कि इसका प्रयोग, नामकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी विद्वान अब्राहम चायस द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कोलकाता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पांडिचेरी, जो कि अब पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ये है कि पांडिचेरी या पुडुचेरी विधानसभा की जो स्थापना है 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1933 में हुआ था, 1963 में। इसका राइट आंसर है 1963। याद रखिएगा, पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना 1963 में हुई थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहे हैं कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? यानी कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है? टोकन ग्रांट कहा जाता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? टोकन ग्रांट यानी कि सांकेतिक अनुदान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब किसी मौजूदा सेवा के लिए पहले से आवंटित धन उपलब्ध हो, लेकिन उसे उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किसी नई सेवा यानी कि न्यू सर्विस के मद में खर्च करने के लिए फिर से लागू करना हो, तो संसद को इसकी अनुमति मांगी जा सकती है। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी विशेषता की बात करें, यानी कि टोकन ग्रांट की विशेषता की बात करें हम, तो विशेषता की बात करें कि यह केवल 1 रुपये की प्रतीकात्मक मांग के रूप में पेश किया जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं क्या इसका उद्देश्य अतिरिक्त पैसा लेना नहीं, बल्कि केवल संसद की मंजूरी प्राप्त करना होता है। तीसरा देख सकते हैं इसकी विशेषता कि इसमें सरकार एक मद से दूसरे मद में फंड को ट्रांसफर करती है। तो सांकेतिक अनुदान इसका आंसर। याद रखिए कि जो मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान यानी कि ग्रांट को क्या कहा जाता है? तो टोकन ग्रांट कहा जाता है। इसमें एक और है अनुपूरक अनुदान, यानी कि पूरक अनुदान क्या होता है? पूरक अनुदान या अनुपूरक यह तब मांगा जाता है जिसको हम सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा जाता है, समझ लीजिए। यह तब मांगा जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा हेतु संसद द्वारा आवंटित राशि कम पड़ जाए। ठीक है, अगर इसकी हम विशेषता की बात करें तो इसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले पेश और पारित किया जाना चाहिए। पहला है, इसकी पहला फीचर क्या है कि इसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले पेश या पारित किया जा सकता है। इसका दूसरा फीचर क्या है कि इसे भी समानता बजट यानी कि अनुदान मांग की तरह संसद में चर्चा और मतदान के बाद विनियोग विधेयक के जरिए मंजूरी दिया जाता है। कारण क्या है? और हम देखा जाए कि अगर इसके कारण क्या है तो ये अक्सर महंगाई बढ़ने, नई योजनाओं के विस्तार या किसी आपातकालीन अतिरिक्त खर्च के कारण आवश्यक होती है। इसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है अतिरिक्त अनुदान यानी कि एडिशनल ग्रांट। ये क्या होता है? आर्टिकल 115
एडिशनल ग्रांट में हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 115 यानी कि 115 के तहत अतिरिक्त अनुदान यानी कि एडिशनल ग्रांट मांगा जाता है। यह तब मांगा जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की नई सेवा पर खर्च करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसे उस वर्ष के मुख्य बजट में शामिल नहीं किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखेंगे, यह विशेष रूप से उन मदों या सेवाओं के लिए होता है जो बजट पेश करते समय अस्तित्व में नहीं थी या उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसकी प्रक्रिया पर देखेंगे तो इसे भी संसद के उसी तरह पेश और पारित किया जाता है जैसे सामान्य बजट के अनुदान की मांग यानी कि डिमांड ऑफ ग्रांट की पेश होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी, यह एक ई गवर्नेंस का एक मॉडल है। ई गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस टू G2E क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि सरकार से कर्मचारी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है कि जो सरकारी काम काज में दक्षता लाना और कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऑनलाइन करना। इसके अंतर्गत निम्न सेवाएं दी जाती हैं। पहली कि वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप और भत्ते का ऑनलाइन प्रबंधन। दूसरी सेवाएं क्या होती है? छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन या स्वीकृति। तीसरा क्या हो सकता है कि कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए ऑनलाइन कोर्स और ट्रेनिंग। इसका चौथा क्या हो सकता है? चौथा में देख सकते हैं कि शिकायत निवारण हो सकता है कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें पांचवा, पेंशन और पीएफ यानी कि सेवानिवृत्ति के लाभों और भविष्य निधि की जानकारी। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉय। याद रखिएगा G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस बिल के बिना भारत सरकार की सामूहिक कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड्स से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। आइए समझते हैं थोड़ी सी बात है। यानी कि इसके बिना भारत की जो संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 114 की, आर्टिकल 114 की, तो इसके अनुसार सरकार की वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए इस विधेयक को लोकसभा से पारित करना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं थोड़ी सी मुख्य बिंदु इसका। तो पहला है कि बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान के बाद इसे पेश किया जाता है। अगर हम दूसरा बात करें, यह सरकार को संचित निधि से धन निकालने की कानूनी शक्ति देता है। तीसरा हम इस पॉइंट को देख सकते हैं कि राज्यों के लिए भी यही प्रक्रिया है, अनुच्छेद 204 के तहत अपनाई गई। 204 यानी कि आर्टिकल 204 के तहत राज्यों में अपनाई गई है और आर्टिकल 114 के अनुसार केंद्र में ये अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय के पास सबसे अधिक विशेषाधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें तो 5 ऑप्शन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता नहीं, मद्रास नहीं। इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी।
तो समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में भारत के 4 राज्य आते हैं। एक तो असम आ गया, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो कह सकते हैं कि इस न्यायालय यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि ये 4 राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है। पहला जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता और विनोबा भावे। तो याद रखिए, भारत में पंचायती राज के जनक जो हैं, यानी कि हु आर द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता, कि पंचायती राज के जनक माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को माना जाता था स्वशासन के जनक। अगर हम बात करूं, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। राजस्थान, यानी कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। पंचायती राज के जनक किसे माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है। इन विच इलेक्शंस आर 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द वुमन। तो याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर होगा पंचायत एवं नगर निगम चुनाव में महिलाओं को कम से कम 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित किया गया। ये हुआ था 73वें 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 में 1992 के मध्य ये अनिवार्य बनाया गया था। अब लेटेस्ट अपडेट में हम ये लेटेस्ट याद रखिएगा कि महिलाओं को 1/3 सीट 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है। तो पंचायत एवं नगर निगम चुनाव में कब कितना परसेंट, 33%। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनिवार्य किया गया। अभी अपडेटेड की बात हम करें तो हाल ही में नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन, यानी कि 128वें संविधान संशोधन अधिनियम हम देखेंगे कि हाल ही में नारी शक्ति वंदना अधिनियम यानी कि 128वां संविधान संशोधन के तहत अब लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि आरक्षण आगामी परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू होगा भारत के राजपत्र अधिकारी विवरण में। याद रखिएगा कि 128वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदना, याद रखिएगा नारी
शक्ति वंदना के तहत लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन यह आगामी परिसीमन और जनगणना लागू होने के बाद ये चीजें लागू होंगी। आइए बढ़ते हैं, ये अपडेटेड है ये। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? यानी कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रधानमंत्री कार्यकाल के अनुसार 15 अगस्त 1947 से लेके इनका जो कार्यकाल कितना था, अगर इनको ध्यान दे कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल शुरू होता है 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय के प्रभार पास रखे थे। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये भारत के सबसे लंबे समय तक, लगभग कितने साल तक, नियर अबाउट 17 वर्ष तक सेवा देने वाले और विदेश मंत्री रहे। अगर इनकी बात करें योगदान की, तो ये भारतीय विदेश नीति के मुख्य वस्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी की नींव रखी थी। योगदान देख सकते हैं कि ये भारतीय विदेश नीति के मुख्य वस्तुकार माने जाते हैं और जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष आया था? यानी कि भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1926। यानी कि ट्रेड यूनियन अधिनियम वर्ष 1926 में पारित किया गया था। देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार यह कानून ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। 1 जून 1927 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसके तहत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना क्या है, अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय ही, जब उनकी सत्ता डावाडोल हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत में दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ था 1985 में। कब लागू हुआ था? 1985 में। 1985 में दल बदल कानून रखा गया था। इसे किस शेड्यूल में रखा गया था, किस अनुसूची में रखा गया? तो अनुसूची 10 में रखा गया था। कौन सा संविधान संशोधन यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो इंदिरा गांधी के समय नहीं हुआ था, सॉरी, ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री काल में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी के समय में, याद रखिएगा कि इसको और राजीव गांधी के समय में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एनजीटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो इसका राइट आंसर होगा 2005, 2008, 2010, 2015। तो हम देखेंगे इसके जो राइट आंसर है 2010 है। 2005 नहीं, 2008 नहीं, 2015 नहीं, 10। आइए जानते हैं इसका स्थापना हुआ था 18 अक्टूबर 2010। उद्देश्य क्या था, आइए जानते हैं। उद्देश्य, किसका उद्देश्य? एनजीटी। एनजीटी यानी कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण। एनजीटी का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य, ये पहला उद्देश्य ये था कि पर्यावरण का रक्षा करना। दूसरा था वनों के बचाव। तीसरा देखेंगे संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी मामलों को तेजी से निपटारा करना। तेजी से निपटारा करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली है। जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। विशेषता क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद जिसने एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की। कुछ और पॉइंट जान सकते हैं कि टाइम लिमिट की बात कर सकते हैं कि इसकी टाइम लिमिट क्या है। तो एनजीटी के लिए एक अनिवार्य ये है कि किसी भी अपील या आवेदन के निपटारा उसके दायर होने के 6 महीने के भीतर करें। वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो इस एक ही क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन देख लिए। जैसे पहला, किसकी स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था। इसका उद्देश्य, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है। 4 इसके कार्यालय भी हैं। भारत कौन सा देश बना था? तो भारत तीसरा देश बना था। कितने महीने तक निपटारा हो सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? किसके? एनजीटी के चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान में चेयरपर्सन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 पे। व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो यह संस्कृत का श्लोक है। इसका राइट, सत्यमेव जयते, न्याय सर्वत्र प्रस्थान, धर्म रक्षति रक्षतः, बिल्कुल नहीं। यह तो धर्मस्तु जयते, ये इसका, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो यह संस्कृत श्लोक है जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो मोटो, मोटो का मतलब होता है ध्येय वाक्य। इसका मोटो क्या है? तो यह तो धर्मस्ततो जयते, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। यह जो सर्वोच्च न्यायालय है कि आधिकारिक लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र के नीचे अंकित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, to become a judge of the Supreme Court, including the Chief Justice of India, how many years must be the person have worked as one the advocate in High Court? तो कह रहा है कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसी को नियुक्ति मिलती है
तो कम से कम उस व्यक्ति को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव हो, लगातार 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में हो, यानी कह सकते हैं कि या कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 10 ईयर, 10 वर्ष तक। अगला, नागालैंड को अलग राज्य कब घोषित किया गया? इन विच ईयर वाज द नागालैंड डिक्लेयर्ड द सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में घोषित किया गया था। अब आइए थोड़ी सी फैक्ट को समझते हैं कि उस समय उद्घाटन है, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कोहिमा में उस राज्य का उद्घाटन किया था। नागालैंड जो है को असम से अलग करके बनाया गया था। नागालैंड को असम से अलग करके बनाया गया था। विशेष धारा संविधान के 371 आर्टिकल में नागालैंड को धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और पारंपरिक कानूनों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार दिए गए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के न्यायाधीशों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर तक नहीं, 9 वर्ष के लिए जोड़े जाते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ न्यायाधीशों के जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष तक का होता है। इसकी कार्यप्रणाली कुछ जानकारी निम्नलिखित है। जैसे मान लीजिए कि कुल न्यायाधीश न्यायालय में कुल 15 जजेस होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल। इनका चुनाव जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN और सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और न्यायालय की जो निरंतरता बनाए रखने के लिए 1/3 यानी कि 5 न्यायाधीश सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ, पूछ देता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रेवोल्यूशंस का नारा किसने दिया था? यानी कि हु गेव द स्लोगन ऑफ संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशंस? महात्मा गांधी? नहीं। राम मनोहर लोहिया? बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश नारायण? यानी कि समझिए JP या लोकनायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को JP या लोकनायक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातें। जैसे मान लीजिए कि जो शुरुआत हुआ है 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान में, यानी कि 5 जून 1974 में, 1974 में पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नारा दिया था। कौन सा? संपूर्ण क्रांति का, टोटल रेवोल्यूशंस का। इसकी पृष्ठभूमि बात करें तो यह एक आंदोलन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों, भ्रष्टाचारों और बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका परिणाम भी खतरनाक हुआ। इसी आंदोलन की परिणति आगे चलकर देश में आपातकाल लागू होने और उसके बाद 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी बनने से हुई थी। तो इस तरह आपका
50 क्वेश्चंस कंप्लीट।